वहीं अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच अब तेज हो गई है। आज जांच का दूसरा दिन है। आज एक बार फिर से टीम मंदिर में पड़ताल करेगी। इससे पहले सोमवार को टीम ने करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों और सेवादारों से पूछताछ की। इसके बाद दानपात्रों से प्राप्त नकदी की गिनती और उसकी प्रक्रिया का मौके पर निरीक्षण भी किया गया। इसके साथ ही राम मंदिर के दान पात्रों पर जो सीसीटीवी लगे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी भी जांच की गई। सूत्रों की माने तो चढ़ावे की रकम की गिनती और प्रबंधन से जुड़े लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन लोगों की संपत्ति राम मंदिर पर फैसले के बाद तेजी से बढ़ी है। सफाई जारी है। राम मंदिर के चढ़ावे में कितने करोड़ की चोरी। टिन्नू की तिकड़ी चढ़ावे में कैसे लगाई सेंध। एसआईटी ने शुरू की जांच, रेडार पर कौन कौन। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच तेजी से शुरू हो गई है। एसआईटी के रेडार पर मंदिर के कर्मचारी से लेकर ट्रस्ट के पदाधिकारी तक हैं। राम मंदिर का कितना चढ़ावा चुराया गया, मंदिर से चढ़ावे की चोरी कैसे की गई, चढ़ावा चोरी में कौन कौन लोग शामिल हैं। एसआईटी इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। एसआईटी की टीम आज सुबह एक बार फिर राम मंदिर परिसर में जांच करेगी और आरोपियों से पूछताछ करेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने गड़बड़ की है तो सख्त से सख्त एक्शन भी होगा, क्योंकि सवाल करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का है। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग ये समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई है। एसआईटी की अगुवाई लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इसके अलावा आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन भी टीम में शामिल हैं। सीएम योगी के आदेश पर टीम 15 दिन में अपनी पूरी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के लिए बनी एसआईटी की टीम संदिग्ध कर्मचारियों के बैंक खातों के लेन देन, हालिया निवेश और डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है। एसआईटी आज आरोपियों से फिर पूछताछ करेगी। एसआईटी टीम ने पहले दिन करीब 8 घंटे तक जांच की। सभी दान पात्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। साथ ही जहां कैश गिरा जाता है और जहां रखा जाता है उसकी भी जांच की। इसी दौरान टीम ने खामियों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। 50 के आसपास यहाँ कर्मचारी हैं जो मंदिर में 6 दान पात्र लगे हुए हैं। एक तो गर्भगृह के बिल्कुल सामने लगा हुआ है और बाकी भी मंदिर में अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं जहाँ लोग आते हैं और दान करते हैं। अब जब ये दान पात्र भर जाता है तो जो मंदिर के कर्मचारी हैं वो उसको खोल के उससे रुपये निकालते हैं। अब ये आरोप लग रहे हैं कि रुपए निकालते टाइम भी कुछ गड़बड़ी होती है। बहुत सारे लोग अपनी शर्ट के अंदर कुछ गड्डियाँ कर लेते हैं।
अब ये आरोप सही है कि नहीं, एसआईटी ये देखेगी जो दान पात्र हैं उसके आसपास कितने सीसीटीवी लगे हैं, उन सीसीटीवी की पोजीशन क्या है, सीसीटीवी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कब तक के हैं, अवेलेबल हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी। अब यहाँ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो लोग घपला कर रहे थे उन लोगों ने बीच बीच में सीसीटीवी बंद भी कर दिए थे कि जब वो रुपए निकालते थे तो सीसीटीवी बंद कर देते थे। अब ये आरोप सच है कि नहीं, ये भी एसआईटी की टीम जानेगी और जो यहाँ पे काम करने वाले राम मंदिर में लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ होगी और ख़ास तौर से जिनके नाम ज़्यादा आ रहे हैं उनसे पूछताछ होगी। एसआईटी की टीम ने पहले दिन करीब 42 सेवादारों से पूछताछ की। इनमें राम मंदिर के कर्मचारी और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ साथ बैंक कर्मी भी शामिल हैं। 2 घंटे तक राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्यों से पूछताछ की गई। एसआईटी की टीम 2021 से लेकर अब तक के तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में पता चला है कि जो लोग चढ़ावे की गिनती करने की व्यवस्था में शामिल थे, उनकी संपत्ति अचानक बढ़ गई। जो पहले ऑटो रिक्शा चलाता था वो करोड़पति हो गया। जो मेडिकल स्टोर चलाता था उसने आलीशान बिल्डिंग बनवा ली। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत काफी पहले ट्रस्ट से की गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। राम मंदिर में कुल 6 दान पात्र लगे हैं। मंदिर आने वाले लाखों करोड़ों भक्त इन दान पात्रों में चढ़ावा डालते हैं। रोज शाम को दान पात्र खोले जाते हैं। कैश, जेवरों की गिनती होती है। आरोप है कि यहीं पर चोरी की गई। अब यहाँ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो लोग घपला कर रहे थे उन लोगों ने बीच बीच में सीसीटीवी बंद भी कर दिए थे कि जब वो रुपए निकालते थे तो सीसीटीवी बंद कर देते थे। अब ये आरोप सच है कि नहीं, ये भी एसआईटी की टीम जानेगी और जो यहाँ पे काम करने वाले राम मंदिर में लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ होगी और ख़ास तौर से जिनके नाम ज़्यादा आ रहे हैं उनसे पूछताछ होगी। अब इस मंदिर में अभी तक 3000 करोड़ रुपए का चढ़ावा आ चुका है और लोग बहुत बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं, अंदर आप जाएंगे तो 2 यहाँ पे डोनेशन सेंटर ट्रस्ट ने बना रखे हैं। उसमें हालांकि चेक लोग देते हैं या जो पैसा देते हैं उसकी रसीद लेते हैं। बहुत सारे लोग बैंक पे सीधे पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इन सब चीज़ों में तो गड़बड़ी होने की आशंका नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने जेवर देते हैं, सोना चांदी, कीमती वस्तु। अब इस पर भी कहा जा रहा है कि जैसे लोगों ने जो दिया कीमती वस्तु उसको हल्का करके रख दिया, जैसे सोना है, सोने की चेन है तो हल्की चेन रख दी, या जो ये सोना चांदी गलाने के लिए ले जाया जाता है बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये सारे आरोप कितने सच हैं, बड़ा टास्क है एसआईटी के सामने, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि सच जल्दी सामने आ जाएगा। राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक सीक्रेट रूम में गिनती होती है। यहाँ बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह बैन है। जिस वक्त चढ़ावे की गिनती होती है, रूम में 50 कर्मचारी मौजूद रहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला 24 कर्मचारी, इनका काम नोट गिनकर बंडल बनाना है और ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। दूसरा 12 कर्मचारी, ये सभी ट्रस्ट के कर्मचारी हैं जो एजेंसी के 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी एजेंसी के 2 कर्मचारियों पर नजर रखता है। और तीसरा 14 कर्मचारी, इनमें एसबीआई के कर्मचारी और टीसीएस की ऑडिट टीम के सदस्य होते हैं। चढ़ावे की गिनती के बाद नोटों के बंडलों को मंदिर के लॉकर में रख दिया जाता है और अगले दिन बैंक में रकम जमा कर दी जाती है। इस दौरान सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होती रहती है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में पता चला है कि ट्रस्ट के कुछ लोगों ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर चढ़ावे की चोरी की है। ये लोग नोटों के बंडल में 100 से ज्यादा नोट रख देते थे। 500 के नोटों की गड्डी में 100 के बजाय 150 नोट रख देते थे। इसके बाद रकम लॉकर में रखने से पहले एक्स्ट्रा नोट गड्डियों से निकाल लिए जाते थे। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शक उन लोगों पर है जिनकी संपत्ति कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है। एसआईटी के रेडार पर जो कर्मचारी हैं, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की है, जो कुछ साल पहले तक ऑटो रिक्शा चलाता था। फिर वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर बना। इसके बाद ट्रस्ट के कामकाज में इसका दखल बढ़ गया। सूत्रों की माने तो जो लोग चढ़ावे की रकम गिनते थे, उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी।
बहुत पहले ड्राइवर थे, तो इनका काम सन 92 से ये जुड़े हैं। इनका काम देख कर, इनका विश्वास देख के आज से थोड़ी जुड़े हैं ये। तो इनको मतलब फिर आना जाना, फिर जब त्रिलोकीनाथ मुकदमा जन्मभूमि को देखते थे, जब वो अस्वस्थ हो गए, जाने में असमर्थ हो गए, तो इनको मुकदमा देखने के लिए लगाया गया। तो ये हमेशा जाते थे मुकदमा देखने। नहीं, मुकदमा फाइनल हुआ तो फिर इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। देख लेते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे देश में आईआईटी बनाने चाहिए, वहां एसआईटी बन रही है। वहीं एसपी नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं तभी सच सामने आ पाएगा। आज बहुत दुखित मन से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभु श्री राम की मर्यादा खंडित हो रही। ये मामला राज्य का नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है और ये जांच एसआईटी से निष्पक्ष होने की संभावना कम है। स्वतंत्र जांच, निष्पक्ष जांच, किसी का दबाव ना हो, तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर, उच्चतम न्यायालय पर बड़ा भरोसा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है। तो मेरी तो मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान ले। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर अयोध्या को लेकर तीखा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को प्रभु राम की याद आ रही है। 2017 से पहले लोग अयोध्या जाने से डरते थे, लेकिन आज अयोध्या टूरिज्म हब बन गया है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। अयोध्या हर भारतीय के लिए अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी को देने का एक अनुपम उपहार भी है। अयोध्या ने हम सबको एक प्रेरणा दी है कैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक हब, एक शहर बन सकता है। 2017 के पहले अयोध्या का लोग नाम लेने से डरते थे। उसी को एहसास होगा जिसने पूर्व की स्थिति को देखा होता है। आज सुबह की बड़ी खबर, अमेरिकी एयरफोर्स का एक B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया है। यह हादसा दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोहावी रेगिस्तानी इलाके में हुआ। बॉम्बर में 8 क्रू मेंबर सवार थे। इन सभी के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक एडवर्ड एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद B-52 बॉम्बर हादसे का शिकार हो गया। वहीं न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम B-52 बॉम्बर के हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया और वहां से क्रू मेंबर्स को बचाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि हादसे में 8 क्रू मेंबर की मौत हो गई है और यह हादसा दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोहावी रेगिस्तान में हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बॉम्बर में 8 क्रू मेंबर सवार थे जिन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इन सभी के मारे जाने की आशंका अब जताई जा रही है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक एडवर्ड एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद B-52 बॉम्बर हादसे का शिकार हो गया। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में B-52 बॉम्बर सक्षम है और ऐसे में हादसे की खबर मिलती ही रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया, बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि इस B-52 बॉम्बर में जो 8 क्रू मेंबर्स सवार थे, उन 8 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। B-52 बॉम्बर अमेरिका का क्रैश हुआ है। ये दुनिया के बेहतरीन विमानों में शुमार होता है। इसमें 8 क्रू मेंबर उस वक्त सवार थे जिस वक्त ये क्रैश हुआ और सभी क्रू मेंबर्स के मारे जाने की खबर है। एडवर्ड बेस से इसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद ये हादसे का शिकार हो गया। हादसे की वजह क्या रही, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा, किस वजह से यह हादसा हुआ है, अभी इसकी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन जैसे ही इस हादसे की खबर मिली फौरन ही रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। कोशिश यही है कि अब क्या कोई इसमें जिंदा बाकी बचा है और फिर उसके बाद ब्लैक बॉक्स की बरामदगी के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर ये B-52 बॉम्बर हादसे का शिकार कैसे हुआ। अमेरिका के बहुत ही हाई एंड वर्जन फाइटर जेट में ये शुमार होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले जाने के लिए में ये विमान सक्षम है और ये तकनीक अमेरिका के पास मौजूद है। इसी के ज़रिए हाई पेनिट्रेशन बॉम्ब भी गिराए जाते हैं जो ज़मीन के अंदर जा कर के पेनिट्रेट करके ब्लास्ट करते हैं और ज़मीन के अंदर के सुरंगों को तबाह करते हैं। और ख़बर अभी आ रही कि B-52 बॉम्बर अमेरिका का हादसे का शिकार हुआ है। इसमें सवार सभी 8 क्रू मेंबर के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। वही इस बीच एयरबेस की ओर से भी बयान जारी किया गया है और बताया गया है कि बॉम्बर जेट अमेरिका के समय अनुसार लगभग 11:20 पर एडवर्ड एयरफील्ड पर क्रैश हुआ और अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक विमान में सभी 8 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काले धुएं का गुबार एक तरीके से छा गया और किस तरीके से ये जलता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवर्ड एयरबेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद रेगिस्तानी एक इलाका है मोहावी, कैलिफोर्निया का मोहावी, वहाँ पर यह हादसे का शिकार हुआ। अब जाहिर है ये प्लेन जिसमें हज़ारों लीटर फ्यूल भरा है वो जब हादसे का शिकार हुआ तो पूरा इलाका दहकने लगा, आग का गोला बन गया और कुछ ही लम्हों में काले धुएं के गुबार ने आसमान तक अपनी पहुँच बना ली। आप देखिए ये धुएं का गुबार जो है आसमानों तक जाता हुआ और इसीलिए आशंका ये जताई जा रही कि इसमें सवार सभी 8 क्रू मेंबर के मारे जाने की खबर। वही इससे पहले अभिषेक बनर्जी से ईडी ने सोमवार को 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। ये पूछताछ पश्चिम बंगाल के प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले में हो रही है। अभिषेक सोमवार सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे और रात करीब 10 बजे बाहर निकले। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। अभिषेक ने कहा कि इस केस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से ज्यादातर लोगों को बेल मिल चुकी है, फिर भी उन्हें बुलाया जा रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे ने कहा कि बीजेपी दबाव बनाकर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं, ये तो विंडिक्टिव काम है। अभिषेक पर वो प्रतिशोध लेने जा रहे हैं। 2 दिन एक के बाद एक CID हुआ, आज ED हुआ। लोगों को काम करने नहीं देगा, विरोधी नहीं रहेगा, यही उनका इच्छा है। यही बीजेपी का स्टाइल है। ये तो हैरेसमेंट है, विंडिक्टिव एटीट्यूड है, गलत है। ये रिवेंजफुल एक्शन है। चोरी करना, सिंडिकेट चलाना, काटमानी लिया, ये तो नॉर्मल था। करप्शन करना ये तो नॉर्मल था। तो आज ये सब जवाब देना होगा, वेदर अभिषेक बनर्जी, वेदर ममता बनर्जी, वेदर अदर्स, जवाब देना पड़ेगा। देश में तो जुडिशरी है और 15 साल तो एक कौवा मरता था तो भी मुख्यमंत्री चले जाते सुप्रीम कोर्ट। तो अभी भी जुडिशरी है। अभी गलत तरीका से अगर अभिषेक बनर्जी को इंटरोगेशन किया जा रहा है तो जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। वो बड़ा सब हमारा पैसा इस्तेमाल करके बड़ा सब एडवोकेट लोगों को काम कराए थे। इतना साल तो हम लोग का पैसा ही यूटिलाइज किया। तो जाइए, आपका बोलने का जगह नहीं है अभिषेक बनर्जी। आप जो किए हैं, हम तो बोलते हैं धृतराष्ट्र जैसे दुर्योधन के ऊपर एकदम इतना प्यार कि कौरव का ध्वंस हो गया। आज ममता बनर्जी, आपका प्यार अभिषेक बनर्जी का प्रति TMC का ध्वंस का वजह है। और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी एयरफोर्स का एक B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया है। यह हादसा दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोहावी रेगिस्तान में हुआ। बॉम्बर में 8 क्रू मेंबर थे। इन सभी की हादसे में मौत हो चुकी है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक एडवर्ड एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद B-52 बॉम्बर हादसे का शिकार हो गया।
न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम B-52 बॉम्बर के हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया गया, लेकिन विमान में सवार क्रू मेंबर को बचाया नहीं जा सका। और अब आपको कोलकाता से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो ये बता रही कि टीएमसी के टॉप लीडर अपने खिलाफ पब्लिक के गुस्से से कितने डरे हुए। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद को अंडों से बचाने के लिए छातों से उन्हें कवर किया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब अभिषेक बनर्जी कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर पर पहुंचे थे। कल्याण बनर्जी आपको तस्वीरों में दिख रहा है, इन पर कुछ लोग जो है अंडे फेंक रहे हैं और एक अंडा उनके सिर पर। ये कुणाल घोष इस वक्त आप इनको देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले कि अभिषेक बनर्जी कार से उतरते उनके सुरक्षा कर्मियों ने काले छाते तान लिए और घर के अंदर जाने तक अभिषेक बनर्जी का चेहरा भी कोई नहीं देख पाया। इससे पहले टीएमसी के विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन पर भी अंडे फेंके गए। अंडों की इसी दनादन बरसात से अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए ये छाते निकाले गए हैं। गाड़ी के अंदर अभिषेक बनर्जी हैं, जिनकी कुछ हफ्ते पहले तक पश्चिम बंगाल में तूती बोलती थी, लेकिन आज उन्हें छातों से कवर किया जा रहा है और इसकी वजह है टीएमसी नेताओं पर हो रही अंडों की बरसात। पहले हुगली में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्वपन नंदी पर उस वक्त अंडे बरसाए गए जब उन्हें पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी। उसके बाद सोमवार शाम ममता बनर्जी के घर के सामने कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए। इसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता अलर्ट हो गए और जब अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ के बाद ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर पहुंचे तो उनका चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। कोलकाता में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन छाते निकल आए और ये छाते अभिषेक बनर्जी को अंडों से बचाने के लिए थे। अभिषेक बनर्जी पर एक बार दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में हमला हो चुका है। उस वक्त अभिषेक चुनावी हिंसा से पीड़ित एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इस घटना के बाद जगह जगह टीएमसी नेताओं को स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार बनना पड़ रहा है। कहीं कट मनी तो कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर टीएमसी के नेता लोकल लोगों के निशाने पर हैं। सोमवार की शाम को भी ममता बनर्जी के घर के पास ऐसा ही हुआ। कुणाल घोष भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान जैसे ही उन्होंने मीडिया से बातचीत शुरू की, एक स्थानीय युवक ने उन पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। 2 अंडे कुणाल घोष को लगे। इस हमले से कुणाल घोष सकपका गए और अंडे फेंकने वाले युवक की तरफ देखने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उस युवक को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं था। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया। ये हम लोग का ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग के पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया। ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। हम लोग लोकल ही हम लोग गलत बहुत कुछ किया। आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है। बहुत गलत काम किया लोग। कुणाल घोष ने अंडे फेंके जाने की शिकायत कालीघाट पुलिस स्टेशन में की है। शिकायत की एक कॉपी कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को भी भेजी है। कुणाल घोष का आरोप है कि पुलिस इस हमले के दौरान मूक दर्शक बनी रही। सौगत राय, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, मदन मित्र, विमान सीनियर लोग यहाँ पर थे। तो अगर कोई दूसरा सीनियर लोगों का ऊपर ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? मैं तो आप लोग का रिक्वेस्ट में, पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोस्त? ममता बनर्जी के घर के सामने कुणाल घोष पर उस वक्त अंडे फेंके गए जब ममता कुछ खास सिपहसालारों के साथ अंदर मीटिंग कर रही थी।
कुणाल घोष पर अंडे बरसे तो टीएमसी के नेताओं ने सीधे बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। देख लीजिए ये लड़का का पिक्चर, यही लड़का ने आज के जो ग्रुप आया था अंडा छोड़ने के लिए, उसका अंदर यही था। हमने सीपी को साथ फोन किया, 25 मिनट 30 मिनट हो गया, लेकिन कोई नहीं आया है। हम लोग का लाइफ अभी डेंजर जगह में है, कहाँ किधर किसी जगह में घूमने नहीं सकेगा। ये लोग किसी को घूमने नहीं देंगे, ये लोग किसी का उन लोग का विरुद्ध में नहीं बोलना देंगे। अभी पश्चिम बंगाल में ऐसा हालत आ गया। अरे डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट तो बाद में, देश का गणतंत्र जो सबसे ठीक नहीं है। लाइफ खतरा है, किसी आदमी का कोई आदमी का खतरा है। अपोजिशन का लाइफ जब खतरा होता है, क्या गणतंत्र होता है? कुछ गणतंत्र नहीं है, कोई गणतंत्र नहीं होता है। गणतंत्र पूरा नष्ट कर दिया। कुणाल घोष पर अंडे फेंके गए तो अभिषेक बनर्जी सतर्क हो गए, छातों का कवर ले लिया। इससे एक दिन पहले हुगली में टीएमसी नेता स्वपन नंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही सलूक हुआ। पुलिस टीएमसी के पूर्व राज्य सचिव स्वपन कुमार नंदी को गिरफ्तार करके गौराहटी क्रॉसिंग से पैदल आरामबाग थाने ले जा रही थी। तभी स्थानीय लोगों ने नंदी का विरोध शुरू कर दिया, चोर चोर के नारे लगाने लगे। नाराज लोगों ने नंदी पर अंडे मारने शुरू कर दिए। किसी ने उनके चेहरे पर काली फेंक दी तो किसी ने शर्ट फाड़ दी। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को स्वपन नंदी को दौड़कर ले जाना पड़ा, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो उन पर अंडा प्रहार करते रहे। किसी तरह पुलिस नंदी को थाने लेकर पहुंची। स्वपन नंदी ममता के उन खास नेताओं में शामिल हैं जिन पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा भरोसा करती है। दूसरी तस्वीर फाल्ता की है। रविवार को ही टीएमसी का नेता और फाल्ता का डॉन जहांगीर खान बंगाल के सड़कों पर लोगों से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांग रहा था। रविवार को भी पुलिस जहांगीर को फाल्ता इलाके में लेकर पहुंची थी, जहां उसकी परेड निकाली गई। जहांगीर खान, जो कभी लग्जरी गाड़ियों में घूमता था, अब फाल्ता के सड़कों पर नंगे पांव, साधारण टी शर्ट और निक्कर में जनता से हाथ जोड़कर कान पकड़कर बार बार माफी मांग रहा था। इसके अलावा दर्जनों वीडियो ऐसे हैं जिनमें टीएमसी के नेता वो कट मनी वापस कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले 15 सालों में लूटी है। पब्लिक के इस गुस्से से टीएमसी नेता सिहर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजा गया। इस सम्मान के साथ पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से मिले सर्वोच्च सम्मानों की संख्या 33 हो गई। 2 दिन के दौरे पर स्लोवाकिया की राजधानी ब्रासिलावा पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तो स्लोवाकिया के साथ भारत ने 11 अहम समझौते किए। आज पीएम मोदी स्लोवाकिया से फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 समिट में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होने की चर्चा है। दुनिया के विकसित देशों का सबसे बड़ा मंच G7 समिट की शुरुआत हो चुकी है। समिट में शामिल होने वर्ल्ड लीडर्स फ्रांस के शहर एवियन पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एवियन पहुंच चुके हैं। समिट में G7 देशों के बाद आमंत्रित पार्टनर्स में पीएम मोदी का सबसे पहले स्वागत होगा, लेकिन सबकी निगाहें पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर लगी है। 17 जून को शाम 6:15 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी। फरवरी 2025 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी ये पहली मुलाकात होने वाली है। ट्रंप मोदी की मीटिंग में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जिन पर दोनों नेताओं की 16 महीने पहले हुई मीटिंग में सहमति बनी थी। जाहिर है दोनों नेताओं के बीच चर्चा में ट्रेड डील पर फोकस होगा, लेकिन पीएम मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब ट्रंप प्रशासन की व्यापार टैरिफ नीति के कारण भारत और अमेरिका के बीच तल्खी देखी गई थी।
तो वहीं हाल के दिनों में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद मोदी ट्रंप की ये मुलाकात काफी अहम होने वाली है। आज पीएम मोदी G7 समिट में भाग लेंगे। उससे पहले अपने 2 दिनों के दौरे पर स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। राजधानी ब्रातिस्लावा की सड़कों पर मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। पीएम मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। स्लोवाकिया के सर्वोच्च सम्मान को देश की जनता को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ब्रातिस्लावा में द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास प्राप्त करके मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। भारत की 140 करोड़ जनता के इस सम्मान के लिए मैं स्लोवाकिया की जनता और सरकार का आभारी हूँ। मैं ये पुरस्कार भारत और स्लोवाकिया के बीच अटूट दोस्ती को समर्पित करता हूँ। स्लोवाकिया को मिलाकर पीएम मोदी को अब तक 33 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। ये दुनिया में पीएम मोदी का सम्मान और हैसियत बताता है। स्लोवाकिया दौरे में मोदी और स्लोवाकियन पीएम रॉबर्ट फीको के बीच बातचीत के बाद द्विपक्षीय डिफेंस और ट्रेड डील हुई। दोनों देशों के बीच माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 MOUs साइन किए गए। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है, लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं। इन सभी विषयों में आज हमने अपनी ताकतों को जोड़कर दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अब आज पीएम मोदी G7 के मंच से दुनिया को मंत्र देंगे। इसके साथ साथ कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। पीएम मोदी आज G7 के साझेदार देशों वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक की बैठक में शामिल होंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। ब्रिटेन और UAE के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ही पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे G7 की 52वीं बैठक में सभी सदस्य देश अमेरिका, UK, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल हैं। ईरान के साथ समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौते पर साइन हो चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट आंशिक रूप से खुल चुका है और शुक्रवार तक पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि डील के तहत ईरान परमाणु हथियार न रखने पर भी सहमत हुआ है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को नकारते हुए कहा कि हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए वेंस ने संकेत दिया कि बातचीत की प्रक्रिया अभी जारी है और दोनों पक्षों के बीच कई अहम पहलुओं पर बातचीत होनी बाकी है। तृणमूल कांग्रेस में हुए विद्रोह के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की अटकलें तेज होती जा रही हैं। महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा से माहौल गरमाया हुआ है। उद्धव ठाकरे अपने लोकसभा सांसद को बचाने में लगे हैं। उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। उद्धव और आदित्य ठाकरे नाराज बताए जाने वाले सांसदों से सीधी बातचीत कर रहे हैं ताकि उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से संवाद शुरू किया है। हालांकि उद्धव ठाकरे की ओर से बुलाई गई बैठक में 5 सांसदों के सीधा शामिल नहीं होने पर कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। क्या उद्धव की पार्टी में फिर टूट होने वाली है? क्या उद्धव का साथ छोड़ने वाले हैं 7 सांसद?
किसी सांसद से उद्धव बात कर रहे हैं तो किसी से आदित्य ठाकरे मान मनोवल कर रहे हैं। मकसद है अपनी पार्टी के सांसदों की शिकायतों को दूर करना, क्योंकि जब से उद्धव ठाकरे की मीटिंग में सिर्फ 4 सांसद पहुंचे तब से पूरा परिवार हिल गया है। जो सांसद इस बैठक में पहुंचे उनके नाम हैं अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और राजा भाऊ वाजे, जबकि बाकी के 5 सांसद वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े थे। उन 5 सांसदों के नाम हैं ओम प्रकाश राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टीकर, संजय देशमुख और संजय जाधव। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक में कहा कि आज मेरा नहीं लेकिन कल मेरा जरूर होगा, तब तक हमें सहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जिन लोगों ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना छोड़ी है उन्हें एक दिन पछतावा जरूर होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस बैठक में उद्धव ने 4 साल पहले हुई बगावत का भी जिक्र किया और दावा किया कि सारे सांसद पार्टी के साथ एकजुट हैं। उपस्थित थे सारे, आप अफवाहों पे ना जाए, मीडिया पे भरोसा मत कीजिए। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर की कमान अपनी पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव और एमएलसी कृपाल तुमाने को दी है। खबर है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय देशमुख की मुलाकात दिल्ली में प्रताप जाधव से हो चुकी है। संजय देशमुख के साथ एक और सांसद नागेश आष्टीकर अप्रैल में भी प्रताप जाधव की डिनर में दिखे थे। उद्धव ठाकरे की पार्टी इस ऑपरेशन का जवाब देने में जुटी है। आता आम्ही ऑपरेशन वुल्फ करू ना, म्हणजे नक्की काय? ऑपरेशन वुल्फ होतं ना, टायगरचं ऑपरेशन कसं करणार तुम्ही मला सांगा? वाघ तुम्हाला हात लावू देईल काय? वाघाला तुम्हाला ती गुंगीत आणावं लागतं, ते लांबून इंजेक्शन, वाघाला घाबरतात, लांबून एक इंजेक्शन मारावं लागतं गुंगीचं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में खलबली मची तो कांग्रेस अलर्ट हो गई और पहले ही बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। जो नड्डा इनके अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने कहा कि हम स्टेट पार्टियां सब खत्म कर देंगे और उसी आधार पर बीजेपी अपना मंसूबा पूरा कर रही है। बीजेपी के लिए और देश के लिए ये तोड़ाफोड़ी का जो राजनीति है, दबाव तंत्र का राजनीति है, हिटलरशाही की जो राजनीति बीजेपी ने लाई है, उसलिए वो सब चीजें अपने को देखने मिल रहा है। देखो, विभीषण रावण को छोड़ता है तो प्रभु राम की गलती नहीं है भाई साहब, वो रावण की समस्या है कि विभीषण जी क्यों गए, इसका आत्मचिंतन करो ना। आप प्रभु राम जी को कागियत होंगे, प्रभु राम जी के बारे में कहेंगे कि विभीषण को क्यों गया। तो भैया अच्छे लोगों को साथ देना, जो अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो देश हित में काम करना चाहते हैं, उनको साथ देना गलत है क्या? मैं नहीं समझता। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी के सांसद और विधायक टूटे हैं, उसने उद्धव की चिंता और बढ़ा दी है। यही वजह है कि मातोश्री में हलचल बढ़ गई है।